नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 14 सितंबर 2022 और आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एग्री एक्सपोर्ट कर्व्स के बारे में, जो जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करता है, इकोनॉमी का हिस्सा है। फिर हम पढ़ेंगे एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में जो राजस्थान में शुरू की गई है। ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आईपीईएफ मिनिस्ट्रियल के बारे में जीएस के थर्ड पेपर को टारगेट करते हुए। ये भी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इकोनॉमी का टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप अपना करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे कितनी ही एशियन कंट्रीज़ ने एग्री एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाए हैं, कर्ब्स लगाए हैं, और ये शुरू हुआ था 2022 के स्टार्टिंग में। देखिए, इसके अंदर जो ये एक्सपोर्ट कर्ब्स किए गए हैं वेरियस एग्रीकल्चर और एनर्जी प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि इस साल जो सफिशिएंट सप्लाईज़ हैं उसको इंश्योर करने के लिए उनकी कंट्रीज़ में, और ताकि उनकी कंट्रीज़ में जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। और ये इसका मेन रीज़न है इसको करने का, वो है रशिया यूक्रेन का वॉर। लेकिन ये जो मेजर्स लगाए जा रहे हैं इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड के अंदर मेजर डिसरप्शंस आ रहे हैं और प्राइस राइज होने का खतरा अलग अलग देशों में बढ़ता जा रहा है। बात अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर मेनली बैन लगाए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर बैन लगाया गया है। इंडोनेशिया, जो दुनिया का टॉप थर्मल कोयल एक्सपोर्टर है, उसने पूरा 1 महीने का बैन लगाया था जनवरी में। उनके भी कंसर्न यही थे कि उनके देश के अंदर इसकी सप्लाई काफ़ी कम हो गई है, और अगर ऐसे में सप्लाईज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं तो जो डोमेस्टिक पावर प्लांट्स हैं उनको भी सप्लाईज़ वो नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, जो उनके देश के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने पाम ऑयल पर भी बैन लगाया था। देखिए, कोयल पर बैन लगाने से जो मेजर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो इनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से जो इनके टॉप बायर हैं जैसे जापान, वहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इंडोनेशिया पाम ऑयल में भी वर्ल्ड नंबर 1 लेवल पर वर्ल्ड का टॉप एक्सपोर्टर है। इन्होंने पाम ऑयल के पर बैन लगाया था 3 वीक का, और इसी के साथ साथ जो एडिबल ऑयल था उस पर भी, क्योंकि जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो इन सब से कनेक्टेड हैं, तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। इसी की वजह से अप्रैल 28 से मई 23 तक ये बैन लगाया गया, ताकि लोकल प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके और जो डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल है उसकी सप्लाईज प्रॉपर प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि जो यूक्रेन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने की वजह से यूक्रेन से आने वाला सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट वो बिल्कुल बंद हो गया था, जो कीव से आता था। इसी के साथ साथ इंडिया ने बैन लगाया था वीट पर मई 14 पर यह बैन लगाया गया, और ये काफ़ी सरप्राइज मूव था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक टारगेट एक्सपोर्ट वॉल्यूम बताया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम 10 मिलियन टन का कंपनसेशन देंगे जो यूक्रेन से जो सप्लाई रिड्यूस हुई है वर्ल्ड मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो जैसे ही हमारा 10 मिलियन टन का जो एक्सपोर्ट है वो कंप्लीट होता है, तुरंत ही इंडियन गवर्नमेंट बैन लगा देती है वीट के एक्सपोर्ट पर। और कारण क्या रहा है? कारण सबसे पहला कि अपने देश में इसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, और दूसरा इस बार जो मॉनसून रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंसर्न है कि अगर इस बार प्रोडक्शन क्योंकि कम रहेगा मॉनसून की वजह से, तो हमारे देश के अंदर इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये बैन लगाया गया, और ये स्टिल अभी भी बैन लगा हुआ है, ये हटा नहीं है। और इसके लगे रहते हुए ही इंडिया ने इस बार 6 सालों में, पिछले 6 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया ने शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। क्योंकि इस बार जो हमारे मिल्स हैं जो जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड वॉल्यूम ट्रेड किया है वर्ल्ड मार्केट में शुगर का। तो प्राइसेस को डोमेस्टिक मार्केट में जो ये प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसको कंट्रोल करने के लिए इस बार इस पर बैन लगाया गया है। और जो इसका बैन है वो एक कैप लगाई गई है कि आप 10 मिलियन टन के बाद एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, 10 मिलियन टन का शुगर ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मलेशिया ने बैन लगाया है चिकन पर, जून 1 से ये इफ़ेक्ट में है, टू स्टेबलाइज उनके आउटपुट को, उनका जो डोमेस्टिक प्राइसेस है उनको स्टेबलाइज करने के लिए। और इनका भी कारण यही है कि ये जो यूक्रेन के अंदर डिसरप्शंस हो रहे हैं, ये जो वॉर चल रहा है, तो कहीं एक शॉर्टेज ना पड़ जाए खाने की, इस वजह से चिकन्स पर के एक्सपोर्ट पर मलेशिया ने बैन लगाया है। वहीं इसके बाद भारत ने बैन लगाया है
कंप्लीट बैन लगाया गया है ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर, और एक 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है अदर वेरियस ग्रेड्स ऑफ राइस पर, बासमती राइस को छोड़कर। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है, जब ये बैन लगाया गया था 8 सितंबर को, कि 15 सितंबर तक आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आपने बिल जनरेट कर चुके हैं या जो शिपमेंट्स निकल चुके हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन 15 सितंबर के बाद अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। देखिए, भारत जो है वो दुनिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ग्रेन्स में के मामले में, और राइस में हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इसी के साथ साथ अगर भारत का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राइस एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो आप खुद सोच सकते हैं जो प्राइसेस में राइस है वो कितना ज़्यादा रहेगा। और ये इसका भी मेन कारण भारत का भी यही रहा है कि उनकी जो लोकल प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इस बार जो मानसून सीज़न है वो बहुत एवरेज रहा है। अब ये जो इन्वेजन है यूक्रेन का, इसकी वजह से एक फूड ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है। सभी जो देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने देश के अंदर फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसका एक डेटा कलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक और फूड ट्रेड अलर्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 की शुरुआत से ही लगभग 135 मेजर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जिनके अंदर ये अनाउंस किया गया है कि फूड पर जो एक्सपोर्ट हैं उसको फूड एक्सपोर्ट पर बैन किया जाता है, या इस तरीके की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे फूड और फर्टिलाइज़र के ट्रेड को इफ़ेक्ट होता है। इसी के साथ साथ कई मैनी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं इन ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़ के बढ़ने के लिए, क्योंकि जो ये जो इस तरह की पॉलिसीज़ इम्पोज की गई हैं ये फूड प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइज़र्स पर इस साल की शुरुआत से ही मेनली यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ ने की हैं। एक सीरियस नोट पर यह बताया गया है कि ये मेनली अप्रोच कर रहा है उस लेवल पर जब 2008 और 12 में फूड का क्राइसिस हुआ था, जिसके अंदर 36 कंट्रीज़ ने इम्पोज किए थे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, जिनकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जैसे अगर वीट की और राइस की ही बात करें तो ओवरऑल प्राइस 30% इंक्रीज़ हुआ था उस समय इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। अब देखिए, ये जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं ये फूड प्राइस इन्फ्लेशन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। मेनली इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड प्राइस पर इस तरीके से होता है कि जैसे ही एक्सपोर्ट बैन होते हैं तो जिन कंट्रीज़ में इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस अपने आप बढ़ने लगते हैं, जो डायरेक्टली एक इन्फ्लेशन बढ़ाने की स्थिति बन जाती है, जिसे हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन कहते हैं। अब जैसे ये मेनली डिमांड पर डिपेंड करता है कि अगर हमारे यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वर्ल्ड फूड सप्लाई में जैसे ही डिसरप्शंस आते हैं वो चेंज होती हैं, उसी के हिसाब से प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो उस कंट्रीज़ से चीज़ें महंगे आने लगती हैं तो हमारी कंट्रीज़ में रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती हैं। फिर जो एक्सपोर्ट की लाइसेंसेज रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपोर्ट का कोटा रहता है, उस पर एक कंट्रोल लगाया जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्राइसेस बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो राजस्थान के अंदर एक मनरेगा की तरह की ही स्कीम शुरू की जा रही है, लेकिन ये है अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो राजस्थान में शुरू की गई है। और इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास काम अभी नहीं है। और ये मिनिमम एक वेज प्रोवाइड करवाता है 100 दिनों के लिए 1 साल के अंदर। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो 18 से 60 साल के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में रहते हैं और जो एलिजिबल हैं। इसकी कोई इनकम लिमिट नहीं है। मेनली इसके अंदर जो पुअर हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वही इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये स्पेशली इसलिए चलाया गया है कि जिन लोगों ने पेंडेमिक के अंदर अपना लाइवलीहुड खो दिया था उनको कुछ एक सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार दिया जा सके। अब इनको जो रोज़गार दिया जाएगा उसकी कैटेगरीज़ हैं, उसके टास्क हैं, वो कई सारे हैं। देखिए, उसके अंदर जो मेन है, सबसे पहले एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर उनको काम मिल सकता है, जिसके अंदर जैसे पौधारोपण की स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर इनको काम मिल सकता है। या रिपेयरमेंट का कोई काम है, वाटर कंजर्वेशन जिसके अंदर वेल्स की ड्वेलिंग की जाती है, बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। जो हेरिटेज कंजर्वेशन होता है उसकी साफ़ सफाई के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी भी इंक्रोचमेंट है, कोई लीगल बोर्ड है, अगर उसको हटाया जाना है तो उसमें भी इन लोगों का इस्तेमाल लिया जा सकता है। और भी कई सारे टास्क हैं जहाँ पर इन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसी तरह की कई सारी स्कीम्स हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट ने अपने
प्रदेशों में चलाई हुई हैं। जैसे केरला की अगर हम बात करें तो इन्होंने अय्यान कल्ली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई हुई है फिलहाल, जो बिल्कुल सिमिलर है मनरेगा की स्कीम के, या फिर हम बात करें तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इस स्कीम के, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ उड़ीसा के अंदर एक अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव चलाया जा रहा है जो उन्नति स्कीम के अंडर है। ये भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, ताकि जिन लोगों ने पेंडेमिक में अपना रोजगार खोया है, अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें 100 दिन का मिनिमम एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। इनके अंदर दिन जो है वो 100 से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि रोज़गार प्रोवाइड किया जाए इस बेसिस पर, ताकि वो सर्वाइव कर सकें आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना चलाई गई है। मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना चलाई जा रही है। और देखिए, गहलोत सरकार का इस योजना के अंदर प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि ये लगभग 800 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च करेंगे एक साल के अंदर। अब बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर उस समिट के अंदर जो कंक्लूड किया गया है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो ये यूएस लेड इंडो पैसिफिक रीजन्स की कंट्रीज़ हैं। देखिए, जो IPEF है ये एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर मेनली 14 कंट्रीज़ हैं, जिसे लेड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इनका जो मेन इंटेंट है ये IPEF बनाने के ऊपर ये है कि काउंटर किया जा सके जो चाइनीज़ का एग्रेशन है उसको, और जो नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रेड हो रहा है उसको काउंटर किया जा सके, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए बेनिफिशियल नहीं है, या IPEF के अंदर इन 14 कंट्रीज़ के जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि जो वर्ल्ड प्रोडक्शन है, जो वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट्स है, ट्रेड है, वो डिसरप्ट ना हो सके। तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जा सके। इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो मेनली 40% हिस्सा हैं, कवर करती हैं। 40% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को ये 14 कंट्रीज़ कवर करती हैं। इसका जो मेन एम है वो ये है कि ट्रेड के लिए जितने भी कंट्रीज़ के अंदर ट्रेड होता है उसका एक रूल को डिफ़ाइन किया जा सके, पर्टिकुलर इन 14 कंट्रीज़, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि एक फेयर प्ले हो, ट्रांसपेरेंसी हो ट्रेड के अंदर, और जो ट्रेड है वो रूल बेस्ड हो, फ्यूचर के अंदर भी कोई भी कंट्री अपनी मनमानी ना करे। इसके जो मेंबर्स हैं वो क्वाड कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, साथ ही साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फिजी। 7 एशियन कंट्रीज़ भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जिसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। तो ये आप मैप देख सकते हैं जिसके अंदर 13 इकोनॉमीज़ और चाइना के बारे में बताया गया है। चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए ये इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि जिस तरीके की चाइना की नीति अभी चल रही है, ताइवान स्टेट के अंदर जैसे हमने बात की थी, उन्होंने जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अपनी मिसाइल्स तैनात की हैं। तो इस तरीके की जो चाइना की हरकतें हैं उसको भी काउंटर किया जा सके और उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये जो जितनी कंट्रीज़ हैं ये 40% ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो ये किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं GDPs को पूरी वर्ल्ड की। इनका जो ट्रेड है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इसी के साथ साथ क्वाड कंट्रीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एशियान कंट्रीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम बात करें अदर न्यूज़ की, तो जैसे इसके अंदर ये अदर सिमिलर स्कीम्स जो हैं जो दूसरी गवर्नमेंट्स ने चलाई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो बैन लगाया गया है एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़, एशियन इकोनॉमीज़ द्वारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पर, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि इसकी रिपोर्ट कौन बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या इसके अंदर इम्पैक्ट रहता है, ग्लोबल ट्रेड जो अलर्ट है वो किस तरीके से काम करता है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और जिसके अंदर हम बात करेंगे IPEF के 4 पिलर्स के बारे में। देखिए, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जो ये फ्रेमवर्क है इसके 4 पिलर हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस को मेंटेन करना, जिसके अंदर जो कैपेसिटी है इसकी रेजिस्टेंस की और उसको रिकवर करना। दूसरा है क्लीन एनर्जी और इसके जो डीकार्बनाइजेशन है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना। एंटी करप्शन और टैक्सेशन को कंट्रोल करना, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना, और एंटी करप्शन, फेयर एंड रेजिलियंस ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि देखिए
जितना फेयर ट्रेड होगा उतनी ही बेनिफिट होगा सभी इकोनॉमीज़ को। और मेनली इसके अंदर जो मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स हैं लोअर टैरिफ बेरियर्स पर, वो इंक्लूडेड नहीं है। इंडिया ने एग्री किया है 3 पिलर्स पर, इन 4 में से 3 पिलर्स पर भारत तैयार है, जिसके अंदर टैक्स, एंटी करप्शन और क्लीन एनर्जी आती हैं। इसका जो आउटकम है, इससे जो मीटिंग की गई थी, इसका आउटकम क्या रहा है? इसके अंदर भारत ने मना किया है कि भारत फेयर और रेजिलिएंट ट्रेड पिलर के अंदर इनको इंक्लूड नहीं करेगा। बाकी 3 पिलर्स के लिए भारत ने इससे ज्वाइन किया है, लेकिन इससे बैकआउट किया है। भारत का कहना है कि इसके अंदर जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और भारत की के ऊपर जो एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, जिसकी वजह से उनका जो ट्रेड है वो इफ़ेक्ट होता है। लेबर लॉज के अंदर, क्योंकि देखिए भारत के अंदर चीप लेबर है और इतना ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर नहीं है। डिजिटल ट्रेड के बारे में, ताकि जो हमारा डेटा है वो कंट्रोल रहे, और इसके अंदर ये कहा गया है कि जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा, कोई भी कंट्री उसको यूज़ कर सकती है। और डेटा के बारे में हमारी कंट्री काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट रही है कि डेटा हमारा कंट्री में हम ही स्टोर करेंगे, कोई और स्टोर नहीं करेगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स के बारे में, तो इसी वजह से फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड पिलर को भारत ने नेगलेक्ट कर दिया है, और बाकी 3 पिलर्स के साथ इस फ्रेमवर्क में भारत ने ज्वाइन किया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें।